देखिए, आज आज से हम लोग जो है वो रिवीजन स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा जो यूनिट रहेगा वो रिप्रोडक्शन यूनिट रहेगा, जिसमें हम 2-3 चैप्टर, लगभग 4 चैप्टर है रिप्रोडक्शन वाला यूनिट में, उसका पहले रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग जेनेटिक्स का रिवीजन करेंगे। उसके बाद बायोटेक करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग इकोलॉजी जो लास्ट यूनिट रहेगा हमारा, जिसमें जितने भी चैप्टर इंक्लूड होते हैं उसका रिवीजन करके फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो फर्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन का यूनिट है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर आता है, जिस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसका आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये रिवीजन 3 से 4 दिन के ड्यूरेशन में रहेगा। 3 से 4 दिन के अंदर में हम लोग रिवीजन इस चैप्टर का खत्म कर लेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले पढ़ते हैं लाइफ स्पेन के बारे में कि लाइफ स्पेन होता क्या है। सबसे पहला जो जनरल डेफिनेशन आता है, जो जनरल आपका टर्म्स आता है, वो लाइफ स्पेन आता है इसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। लाइफ स्पेन होता क्या है? तो लाइफ स्पेन कहने का मतलब होता है किसी का भी अगर आप लाइफ स्पेन को डिफाइन करते हैं तो उसका डिफाइनिंग फीचर जो होता है वो ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल बर्थ और नेचुरल डेथ से लेकर के बीच का जो समय होता है उसी को बोलते हैं लाइफ स्पेन। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जन्म लिया और जब उसका नेचुरल डेथ होता है तो उसके बीच के समय को क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ह्यूमन का जो लाइफ स्पेन होता है वो अप्रोक्सीमेट 70 ईयर्स होता है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो 70 ईयर्स उसका लाइफ स्पेन हुआ। अब इसके कहने का ये मतलब नहीं कि सर किसी का एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, किसी का डिजीज के कारण डेथ हो जाता है, किसी का अनफॉर्चुनेटली अगर जंप करके या किसी और तरीके से डेथ हो जाता है तो उसको लाइफ स्पेन उसका नहीं बोलेंगे। कोई 30 साल में ही अगर डेथ कर गया तो उसका लाइफ स्पेन 30 साल नहीं है, because this is not a natural death, this is unfortunately death of that organism। तो लाइफ स्पेन हमेशा डिफाइन किया जाता है नेचुरल डेथ के बेसिस पर कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म लिया, जन्म के बाद वो नेचुरली डेथ कब कर रहा है, उनके बीच का जो समय है वही उसका लाइफ स्पेन होता है। इसके बाद बहुत सारे सवाल मन में क्रिएट होते हैं, क्या सर कोई ऑर्गेनिज्म अगर बड़ा होगा तो उसका लाइफ स्पेन ज़्यादा होगा, कोई ऑर्गेनिज्म अगर छोटा होगा तो लाइफ स्पेन उसका छोटा होगा क्या? तो नहीं, लाइफ स्पेन किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता। इसका हम पढ़ेंगे कि लाइफ स्पेन किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सबसे पहले आप लाइफ स्पेन का डेफिनेशन देख लीजिए। द टाइम पीरियड बिटवीन, टाइम पीरियड जो होता है किसके बीच? टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो समय होता है वही उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, द लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज। कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन जो होता है वो उसके साइज के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि हाथी है उसका लाइफ स्पेन ज्यादा होगा कंपेयर टू चींटी या कंपेयर टू पैरट। पैरट के कंपेयर, पैरट तो छोटा है साइज में लेकिन उससे ज्यादा लाइफ स्पेन उसका होता है। ठीक है, और हाथी तो बड़ा है, तो क्या जो बड़ा होगा उसका लाइफ स्पेन हमेशा बड़ा होगा क्या? नहीं, लाइफ स्पेन ज्यादा नहीं होगा। इसका एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं कि एक एलिफेंट है जिसका लाइफ स्पेन होता है 60 से 70 साल और एक पैरट है जिसका लाइफ स्पेन होता है 140 साल। तो इससे क्या हम लोग को पता चला? इससे हम लोग को ये पता चला कि ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन कभी उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो उसका लाइफ स्पेन ज्यादा होगा और कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसका लाइफ स्पेन छोटा होगा। हमेशा हम नहीं कह सकते। ऐसा जनरली मान के चलता है लोग कि जो छोटा ऑर्गेनिज्म है वो कम दिन तक जीता है। ऑब्वियसली आप मॉस्किटो का एग्जांपल लेके देखिए, एंट का एग्जांपल लेके देखिए, मर जाता है वो। बटरफ्लाई का एग्जांपल लेके देखिए, 1 से 2 वो जिंदा रहता है। वही आप बड़ा सा ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेके देखिए, हम ही लोग को एग्जांपल ले लीजिए, 70 साल हम लोग बड़े हैं उससे तो ज्यादा दिन जीते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा कहना करेक्ट नहीं होगा कि एक ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है तो उसका लाइफ स्पेन ज्यादा होगा और छोटा है तो उसका लाइफ स्पेन कम होगा। ऐसा कहना बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि एलिफेंट का लाइफ स्पेन कम है जबकि पैरट का लाइफ स्पेन ज्यादा है।
तो इससे क्लियर होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ इंपोर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन देखते हैं। जैसे बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन होता है 1 से 2 वीक होता है, फ्रूट फ्लाई का होता है 1 मंथ होता है, राइस प्लांट का 4 मंथ होता है, व्हीट प्लांट का 5 मंथ होता है, क्रॉ का 15 साल होता है, काऊ का 25 साल होता है, बनाना ट्री का 25 साल होता है। उसके बाद डॉग का कितना होता है 20 से 25 साल, 10 से 15 साल, डॉग का 20 साल होता है। ठीक है, उसके बाद एक आपको बनियान ट्री मिलेगा 120 साल होता है। बनियान ट्री का भी बहुत ज्यादा लाइफ स्पेन होता है, सब चीज कवर नहीं किया है इसमें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपका लाइफ स्पेन है ऑर्गेनिज्म का उसका कवर कर दिया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग इसमें 2 ही टॉपिक अभी पढ़े हैं। पहला टॉपिक पढ़े कि लाइफ स्पेन होता क्या है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब जन्म होता है और जब उसका प्राकृतिक मृत्यु होता है उसके बीच के समय को लाइफ स्पेन कहते हैं। क्लियर। उसके बाद कि क्या सर कोई ऑर्गेनिज्म का जो जीवन अवधि होता है लाइफ स्पेन होता है क्या उसके बॉडी साइज पे डिपेंड करता है? तो नहीं करता है। जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा सर, कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है तो कम दिन तक जिंदा रहेगा। दिस इज ऑलमोस्ट करेक्ट बट नॉट करेक्टली, और यू कैन से आप करेक्टली नहीं कह सकते, इसको पूरी तरीके से आप करेक्ट नहीं कह सकते हैं। बिकॉज आप एग्जांपल देख लीजिए तो एलिफेंट बड़ा है किससे? पैरोट से। यहाँ एलिफेंट इससे कम दिन जिंदा रह रहा है, फिर यहाँ तो गलत हो गया कि सर एलिफेंट तो बड़ा है इससे, तो वो कंसेप्ट तो फिर गलत हो गया। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा और कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है तो कम दिन तक जिंदा रहेगा, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। मतलब लाइफ स्पेन किसी ऑर्गेनिज्म का साइज पे डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद हम देखें कि कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन, ये ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी पूछ देता है आपका क्रो का कितना लाइफ स्पेन है? 15 साल जीता है बेचारा। 15 साल में अपने लोग को प्यूबर्टी आता है, 15 साल तक जीता ही मर जाता है। ये कौ 25 साल तक जिंदा रहती है, 25 साल के बाद ही मर जाती है। 25 साल तक इसका बॉडी ठीक ठाक रहता है, उसके बाद इसका बॉडी धीरे धीरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होने लगता है। अपने लोग मरते क्यों पता है? अपने लोग का लाइफ स्पेन पूरा हो जाता है सर, कैसे मर जाते हैं? ऊपर से कोई भगवान पूरा चीज डाल देते हैं कि हाँ अब तुम्हारा जाने का समय हो गया। नहीं, हमारा बॉडी जो है ना, हमारे सब चीज का वैलिडिटी होता है। क्या? सभी चीज का वैलिडिटी होता है। आप लोग सामान भी खरीदते हैं तो उसका भी वैलिडिटी होता है, इतना दिन तक उसका लाइफ स्पेन है। इसी प्रकार हमारे बॉडी का भी वैलिडिटी होता है। 60 से 70 साल जैसे ही पहुंचा तो हमारा बॉडी, एक तो 40 साल 30 साल के बाद हमारा बोन कमजोर होने लगता है। यू ऑल नो, सभी आप जानते होंगे 30 साल के बाद बोन कमजोर होने लगता है। अब बोन कमजोर होता है तो बहुत सारा सप्लीमेंट लिया जाता है, बट दैट सप्लीमेंट विल बी नॉट गुड, पूरे तरीके से वो काम नहीं करता है। एक तरीके से आपको एक तरीके से काम कर रहा है कि हाँ ठीक है चलो थोड़ा सप्लीमेंट देते हैं, इसको दवा खिला देते हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन 30-40 साल के बाद थोड़ा ये हो जाता है, बोन सब कमजोर होने लगता है। फिर 50 साल आता है और कमजोर होता है, 60 साल 70 साल आता है और फिर बुढ़ापे की तरफ जाते रहते हैं। मसल भी कमजोर, मसल भी लूज, सब चीज आपका जो होता है वो एक तरह से डिग्रेड करने लगता है और इस तरह जो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी आपका कम होने लगेगा। जब आपका सेल ही काम नहीं करेगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा आपकी बॉडी में? अरे आपका सेल अगर एक्टिव रहेगा तब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा तब आप एनर्जेटिक रहेंगे, तब आप स्ट्रांग रहेंगे। जैसे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हुआ आप गए बेड पे। नहीं देखते हैं बुखार लगता है तो क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही कम होता है, रेस्पिरेशन का अमाउंट कम हो जाता है, लगता रहता है कि सर बॉडी में कुछ है ही नहीं, जबकि आपकी बॉडी में सब कुछ है, किडनी है, लिवर है, सब कुछ है, हार्ट है, सब कुछ है। क्या? लेकिन आप लोगों को लगता है कि बॉडी में कुछ है, लगता रहता है कि सब कुछ हमारी बॉडी से चला गया, बैक्टीरिया सब कुछ ले गया, लेकिन कुछ नहीं ले जाता है। आपके बॉडी से सिर्फ एक ही चीज लेता है, एनर्जी लेता है, और सारा चीज आपका डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हम लाइफ स्पेन जो होता है सभी ऑर्गेनिज्म का अप्रोक्सीमेटली फिक्स होता है, और लाइफ स्पेन ये वाला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये वाला आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये वाला भी पूछता है आपको। ठीक, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है रिप्रोडक्शन से।
ये तो था आपका जनरल टर्म्स कि लाइफ स्पेन क्या होता है सर। लाइफ स्पेन किसी ऑर्गेनिज्म का साइज पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, कितना लाइफ स्पेन किसका कितना ज्यादा होता है। अब हम लोग मेन टॉपिक आ गए हैं, रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्योंकि हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू मीन बाय रिप्रोडक्शन एंड व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू ऑल ऑफ अस। तो दैट में रिप्रोडक्शन को ऐसे हम डिफाइन करते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्योंकि बायोलॉजी में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में तो पढ़ते नहीं रिप्रोडक्शन, बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, कैसा, सिमिलर, अपने जैसा, सेम स्पेसीज का, ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म, यहाँ दो या एक का डिस्कस नहीं किया है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअली भी होता है। ठीक है, तो ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग, अपने जैसा, उस किसी दूसरे जैसा नहीं, अपने सिमिलर स्पेसीज के जैसा, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, अपनी तरह का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये एसेंशियल होता है, क्यों क्यों जरूरी होता है, स्पेसीज के कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए, कि स्पेसीज हमारा यहाँ से विलुप्त ना हो जाए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ह्यूमन स्पेसीज स्टेबल रह जाएगा, फिर वही मरते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि ह्यूमन ही विलुप्त हो जाएगा। रिप्रोडक्शन अगर रुक जाए तो, अगर रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी है तब इसका स्पेसीज नहीं एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, यहां से क्वेश्चन आ गया कि व्हाई रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। एक ये क्वेश्चन उठ सकता है, और इसके कंप्लीमेंट्री में एक ये भी क्वेश्चन उठता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ, ऐसा कर दो सिग्निफिकेंस, ये क्वेश्चन उठेगा, एक ही तरह का क्वेश्चन उठ जाएगा, एक क्वेश्चन उठेगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है। दोनों क्वेश्चन एक ही है, आप एक तरह से सोचिए तो दोनों क्वेश्चन का मीनिंग एक ही है। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस मतलब क्या होता है, उसका महत्व, महत्व मतलब क्या होता है, उसके बिना नहीं होगा ये काम। रिप्रोडक्शन है तभी कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज है, रिप्रोडक्शन नहीं है तो स्पेसीज का कंटिन्यूटी नहीं है। एक ऐसा टाइम आएगा जब सब कुछ चला जाएगा धरती पर से, ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, ना ये क्लास रहेगा, पढ़ेगा कौन, कोई नहीं पढ़ेगा। तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी बिकॉज it enables, or you can say it proceeds the continuity of species to the earth या on the earth, that's why it is necessary to all of us, क्या सभी के लिए ये जरूरी है। ठीक, उसके बाद this process ensures that, वही कह रहा है कि इस प्रोसेस के चलते जनरेशन बाय जनरेशन ऑर्गेनिज्म आता जाता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन में नहीं आएगा, ऐसा है क्या, नहीं। रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है हम लोगों को कि स्पेसीज जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन आता जाता है, बीच में गैपिंग नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ जनरेशन बाय जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन में नहीं आया, तीसरा जनरेशन में नहीं आया, तो ऐसे में ह्यूमन का स्पेसीज यहाँ से विलुप्त हो जाएगा। जैसा कि इकोलॉजी में नहीं पढ़े थे बायोडाइवर्सिटी में कि ऑर्गेनिज्म का स्पेसीज कब विलुप्त होता है, जब उसका नंबर कम हो। ह्यूमन का ही यहाँ नंबर कम हो जाएगा, जिसके कारण ह्यूमन का स्पेसीज बढ़ रहा है, अगर वही नहीं काम करे, रिप्रोडक्शन ही नहीं हो, तो उसका स्पेसीज नहीं रहेगा, स्टेबल रह जाएगा, नहीं बढ़ेगा स्पेसीज। अगर स्पेसीज नहीं बढ़ा, मान लो कि मान लो क्या, हमारे देश का पॉपुलेशन कितना है, 1 अरब 36 करोड़, 1 अरब 36 करोड़ है, 136 करोड़ है हमारे इंडिया का पॉपुलेशन। हम चाइना से 4 करोड़ पीछे हैं, 4-5 करोड़, उसका 141 की 42 करोड़ है, हम लोग उनसे थोड़ा ही पीछे हैं। ऐसा मान के चलते कि हम लोग 10 साल में उससे आगे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग उससे थोड़ा ही पीछे हैं, 136 करोड़। अब देखो हम समझाना यहाँ क्या चाहते हैं, समझाना ये चाहते हैं कि 136 करोड़ है, मान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन विल बी स्टॉप,
रिप्रोडक्शन स्टॉप हो गया, रिप्रोडक्शन का कंटिन्यूटी अब नहीं है। क्या होगा, 136 करोड़ कब तक जिंदा रहेगा? 10 साल, 20 साल, उसके बाद तो सब चला जाएगा। अर्थ पे रहेगा कौन? अर्थ पे रहेगा गोट रहेगी, काऊ रहेगा, बफेलो रहेगा, रैट रहेगा, कैट रहेगा, टाइगर रहेगा, लायन रहेगा, यही सब रहेगा अर्थ पे। ह्यूमन का स्पीशीज तो चला जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन ह्यूमन की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन सभी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो ऐसा है कि रिप्रोडक्शन अगर नहीं हुआ तो जनरेशन बाय जनरेशन ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज घटता चला जाएगा। दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू ऑल द स्पीशीज टू कंटिन्यू, और यू कैन से टू इनेबल द कंटिन्यूटी ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे कंटिन्यूटी बनाने के लिए स्पीशीज का रिप्रोडक्शन जरूरी है। 2 पॉइंट आपको समझ में आया रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? 2 पॉइंट समझ में आया। स्पीशीज के कंटिन्यूटी के लिए तो पहली बात कि स्पीशीज का कंटिन्यूटी होना चाहिए अर्थ पे, दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। दूसरा, जनरेशन बाय जनरेशन स्पीशीज का बैलेंस रहना चाहिए, दूसरा इंपॉर्टेंस। समझ में आया राधा? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? शिवम जी समझ में आ रहा है? बताइए रिप्रोडक्शन का 2 इंपॉर्टेंस बताइए। स्पीशीज का कंटिन्यूटी को बरकरार रखता है। दूसरा, हाँ, जनरेशन बाय जनरेशन स्पीशीज को बैलेंस तरीके से मेंटेन रखता है। एक ही बात है दोनों, लेकिन लिखने के लिए 2 हो जाए, बिकॉज when we go to the theoretical portion we will be write these 2 things, but these 2 things have same meaning, but these 2 things have different ways। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल में क्या देखते हैं? देखो, एक सिक्वेया प्लांट है, सॉरी ट्री है, नॉट प्लांट, इसका जनरल नाम होता है रेडवुड ट्री। आप लोग पुष्पा फिल्म देखे होंगे? नहीं देखे हैं? अच्छा, कॉपी पर ड्रॉ करेंगे तो कैसे देखेंगे? सुनिए, एक रेडवुड ट्री है, रेडवुड ट्री जो है वो कितने साल जिंदा रहता है? देखिए 3000 से 4000 साल जिंदा रहता है। कौन इसका वरदान कहते हैं? भगवान इसको ऐसा वरदान दिया है कि 3 से 4000 साल तुम जिंदा रहो, वो कुछ नहीं होगा। अपने लोग को 17 साल तुम जिंदा रहो, 17 साल में तो बहुत चीज कर देता है, इसलिए तुम 17 साल जिंदा रहो। नहीं, इसको 3000 से 4000 साल जिंदा रहेगा, और उसमें भी क्या मतलब फैसिलिटी है कि जिंदा रहेगा और कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि 3000 4000 साल जिंदा रहेगा तो रिप्रोडक्शन है, 3000 4000 साल तक वो रिप्रोडक्शन करेगा। ऐसा है, 3000 4000 साल तुम जिंदा रहो, कोई बात नहीं, जिंदा भी रहो, और रिप्रोडक्शन का भी नहीं ये कोई मतलब इम्बैलेंस होगा। रिप्रोडक्शन भी ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक रिप्रोडक्शन इसका मैकेनिज्म चलता रहेगा। ऐसा तो ह्यूमन भी नहीं, ह्यूमन में भी नहीं होता है। ह्यूमन का 45 से 50 साल, उसके बाद नहीं, लेकिन इसका 3000 से 4000 साल जिंदा रहेगा, रिप्रोडक्शन विल बी गोइंग ऑन। ठीक है, हम लोग देखिए रिप्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हम लोग कितना चीज पढ़े? 2 चीज पढ़े। पहला चीज रिप्रोडक्शन क्या होता है सर? ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें नया ऑर्गेनिज्म आता है सेम स्पीशीज का, खत्म। दूसरा चीज, सर रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? इसमें 2 क्वेश्चन उठेगा, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, और दूसरा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। दोनों क्वेश्चन विल बी सेम, बट इट हैज डिफरेंट मेथड टू आस्क, डिफरेंट मेथड है मतलब पूछने का। सेम आंसर होगा इसका, सर जनरेशन बाय जनरेशन बैलेंस रखने के लिए स्पीशीज को, और दूसरा कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज रखने के लिए अर्थ पे जरूरी है। दोनों का सेम मीनिंग है, कोई अलग नहीं है, लेकिन लिखने वक्त में हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड का यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट बट हैव सेम मीनिंग। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है जनरेशन बाय जनरेशन। एग्जांपल में कि रिप्रोडक्शन एक रेडवुड ट्री प्लांट है जो 3000 से 4000 साल जीता भी है, और 3000 से 4000 साल तक वो रिप्रोडक्शन भी करता है, कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन होता है, कोई ये नहीं। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का 2 टाइप होता है, आप लोग 8, 9, 10 क्लास में पढ़े होंगे। पहला टाइप हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग रिप्रोडक्शन की जब भी बात करते हैं तब सबसे पहले यही कहते हैं कि सर रिप्रोडक्शन में नया ऑर्गेनिज्म आता है। रिप्रोडक्शन में ये नहीं कहते हैं कि आइडेंटिकल होगा कि नॉन आइडेंटिकल होगा, कितना आइडेंटिकल हो सकता है,
ये कभी नहीं कहते कि सर कितना % जीन उसका मिल सकता है, उसका जो बेबी होगा वो अपने माता पिता से कितना आइडेंटिकल दिखेगा। रिप्रोडक्शन और डेफिनेशन हम ये सब इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ ये इंक्लूड करते हैं कि वो सिमिलर स्पेसिस का होना चाहिए। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो रहा है तो बेबी होना चाहिए ह्यूमन का, नॉट अदर स्पेसिस का। लॉयन में हो रहा है रिप्रोडक्शन तो बेबी होना चाहिए लॉयन का। टाइगर में हो रहा है तो टाइगर का होना चाहिए, ऐसा सिर्फ कहते हैं। लेकिन जब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर कि जो ऑर्गेनिज्म आ रहा है वो कितना आइडेंटिकल दिखता है अपने पेरेंट्स से, ये भी कहते हैं। दो ऑर्गेनिज्म मिलकर रिप्रोडक्शन कर रहा है कि सिंगल पेरेंट से ही वो बेबी आ रहा है, ये भी कहते हैं इसमें। ठीक, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है सिंगल पेरेंट से, एक ही पेरेंट उसमें इन्वॉल्व होगा, उसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नया बेबी प्रोड्यूस करने के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट का फॉर्मेशन किसमें होता है? एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं। बायसेक्सुअल तो समझिए गए कि दो गैमेट है, बायसेक्सुअल मेल एंड फीमेल विल बी इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा बताइए जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। चलिए होता है वो छोड़ दीजिए, नहीं होता है वो तो एग्जांपल आपको याद होगा। अमीबा, अरे अमीबा में गैमेट बनता है कि? पैरामेसियम में गैमेट बनता है, यूग्लिना में गैमेट बनता है, यूग्लिनॉइड्स में गैमेट बनता है, डायटम्स में गैमेट बनता है। इस सब में गैमेट नहीं बनता है। कहाँ बनता था? हमारे पास ये अमीबा होता था। बोलो यस और नो। देखो हमारे पास ये गैमेट होता था, सॉरी गैमेट नहीं, हमारे पास ये अमीबा होता था। ये अमीबा क्या करता था सर? दो पार्ट में बढ़ जाता था। बढ़ता था कि नहीं बढ़ता था बताओ? इसमें कोनो गैमेट फॉर्म होता था? नहीं होता था। बट स्पोर फॉर्मेशन में आपको याद होगा कि स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता था सर? स्पोर बनता था, जो कि एक एसेक्सुअल स्पोर होता है, एसेक्सुअल गैमेट होता है, जिससे आपका नया फंजाई सब जनरेट हो रहा था। नहीं ऐसे हवा में स्पोर जाता था, उसको कोनो पानी वाला जगह मिला, ह्यूमिडिटी मिला, वहां जाके वो पनप जाता था। अरे रोटी की नींद रात में रख देते हैं तो उसमें से उजला 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 कुछ निकल जाता है, फंजाई। नहीं आज करके देखिएगा, ठीक है? उसमें क्रिएट हो जाता है, वो स्पोर के कारण होता है। स्पोर एक एसेक्सुअल गैमेट है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा किसमें? अमीबा, पैरामेसियम, डायटम्स, यूग्लिना, इस सब में। होगा किसमें सर? स्पोर फॉर्मेशन वाले ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो तो होता ही है, साथ साथ इसमें फ्यूजन भी होता है। गैमेट का फ्यूजन होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें गैमेट से ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, फ्यूजन विल नॉट टेक प्लेस। कंफ्यूजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फ्यूजन होगा। फ्यूजन नहीं होगा? सोचते नहीं है, थोड़ा सोचिए, थोड़ा मेरी तरह सोचिए थोड़ा। सर फ्यूजन किससे होगा? फ्यूजन तभी होगा जब दो ऑर्गेनिज्म होगा। बोलो यस और नो। फ्यूजन तभी होगा जब दो ऑर्गेनिज्म होगा। दोस्ती कब होता है? जब दो ऑर्गेनिज्म होता है तभी दोस्ती होता है। एक मतलब अकेले में दोस्ती होता है? अकेले में कैसे दोस्ती होता है? मिरर के सामने, मिरर से? अरे मिरर से नहीं, मिरर फोड़ देगी तब फूटा हुआ मिरर से। फूटा हुआ मिरर बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है फोन से। देखिए गैमेट फॉर्मेशन इसमें नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक, लेकिन इसमें फ्यूजन नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें फ्यूजन नहीं होगा बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, इट ओनली इन्वॉल्व वन पेरेंट। गैमेट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस बट गैमेट फ्यूजन विल नॉट टेक प्लेस। गैमेट फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन इसमें गैमेट फ्यूजन होगा बिकॉज देयर आर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। दो पेरेंट इन्वॉल्व है इसमें, एक मेल है और एक फीमेल है, तो दो पेरेंट जैसे ही आया तो फ्यूजन होना ही होना है। ठीक,
जेनेटिक वेरिएशन बताइए किसमें ज्यादा देखने को मिलेगा, सेक्सुअल में कि एसेक्सुअल में? सेक्सुअल में ज्यादा देखने को मिलेगा, क्यों? बिकॉज टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है तो वेरिएशन तो आएगा ही, लेकिन इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म है। देखिए ठीक बन गया, एक ही ऑर्गेनिज्म, सिर्फ हाथ दिख रहा है, पैर नहीं दिख रहा है। हम डायग्राम बनाते तो सिर्फ हाथ से बनाते हैं, पैर नहीं बनाते हैं। ये सेक्सुअल है ना, कैसे भी बना देंगे तो चलेगा, सेक्सुअल में बनाएंगे तो थोड़ा डिबेट हो जाएगी, सर आप ऐसे क्यों बना रहे हैं? गर्दन नहीं, मतलब इसका टाई है, टाई बना हुआ है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, लेकिन यहाँ दो ऑर्गेनिज्म से बनेगा, दो ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। दिस विल बी देखो ऑफ स्प्रिंग काउंट विल बी नॉट फिक्स, ऑफ स्प्रिंग काउंट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अरे ऑफ स्प्रिंग काउंटेबल होगा नहीं होगा, एक से दो बनता है बाइनरी फिजन में, अब मल्टीपल फिजन में तो बहुत सारा बनता है। तुम क्या कह सकते हो कि ऑफ स्प्रिंग काउंटेबल है यहाँ? नहीं, अनकाउंटेबल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो पेरेंट है यहाँ अनकाउंटेबल है, एक ही पेरेंट होना चाहिए, एक से ज्यादा पेरेंट नहीं होना चाहिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक से ज्यादा पेरेंट नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा पेरेंट है तो दिस विल बी नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? ये तीन पॉइंट है, बोलो यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ के आए हो? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? कौन चीज नहीं आया बताओ? सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समझ में नहीं आया? अच्छा रिप्रोडक्शन से समझ में आया, ये दोनों पॉइंट समझ में आया। लास्ट पॉइंट ये है कि हम अपने माता पिता से सेम दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, कितना अपने माता पिता से मतलब सिमिलर दिखेंगे, ये बात कर रहा है। तो अगर एक ही पेरेंट है तो उसी की तरह दिखेगा। एक अमीबा है, इसका कलर है रेड, दिस इज रेड अमीबा अकॉर्डिंग टू मी, हमारे अकॉर्डिंग ये रेड अमीबा है, ठीक है। इससे जो बेबी आएगा, जो डॉटर बेबी आएगा, डॉटर अमीबा आएगा, वो रेड आएगा कि कुछ और आएगा बताओ? किसी के कलर का आएगा, किसी के जैसा आएगा, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है नहीं। लेकिन इसमें एगो रेड वाला है, एगो है, दोनों रख दो, एगो ये, अरे जेनेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ये बीच बीच में वेरिएशन नहीं कोर्स करना, सब अलग अलग जीन हो जाएगा इसका, नहीं अलग अलग जीन है, सेम जीन। अब देखो नया ऑर्गेनिज्म जो आएगा वो दोनों की तरह दिखेगा, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर उसमें जाएगा। अरे यार इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म है तो इसी का कैरेक्टर इसमें जाएगा ना, और इसमें दो ऑर्गेनिज्म है तो दोनों का कैरेक्टर जाएगा, माता पिता दोनों का, तो दोनों का जब कैरेक्टर जाएगा तो दोनों की तरह दिखेगा, तो वेरिएशन दिखेगा, हमें विभिन्न प्रकार का दिखेगा, कुछ उसका भी कैरेक्टर दिखेगा, मान लेते शकल उसकी तरह दिख रहा है, आई का कलर मान लेते उसकी तरह दिख रहा है, ठीक है। फिर दूसरा जो मतलब ये चीज है फीचर है वो उसकी तरह नहीं दिख रहा है, पापा की तरह दिखेगा। सब चीज मम्मी की तरह दिखता है नहीं, कुछ कुछ ऐसा फीचर होगा जो मम्मी की तरह दिख रहा होगा। कोई बोलते होंगे आपको, आप तो अपनी मम्मी की जैसी लगती है, आप तो अपने पापा के जैसे लगती है, नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं। तो आपके कैरेक्टर, वो आपके दोनों माता पिता से आया है कैरेक्टर, इसीलिए आप में वेरिएशन दिख रहा है, जबकि अमीबा का कोई वेरिएशन नहीं दिखेगा, अमीबा का पेरेंटो वैसा ही रहेगा और अमीबा का बच्चों वैसा ही रहेगा, कोनो वेरिएशन नहीं। समझ में आया? क्यों वेरिएशन नहीं इसमें दिखेगा बताओ? क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट होता है, और इसमें वेरिएशन क्यों दिखेगा? क्योंकि इसमें दो पेरेंट रहता है। समझ में आया शिवम जी? समझ में आ रहा है? अब हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ मेथड देखेंगे। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं पढ़ते, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई मेथड ही नहीं होता है सर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जस्ट क्या सिंपल चीज है कि सर दो पेरेंट है, गैमेट फॉर्मेशन है, गैमेट फ्यूजन है, बेबी विल प्रोड्यूस, ऐसा है।
लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का बहुत सारा तरीका होता है। कोई कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो बीच में से कट जाता है, दो पार्ट में बढ़ जाता है, जैसे अमीबा। ये बीच में से कट गया और दो अमीबा बन गया। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि नहीं बताओ? क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म से बन रहा है। कोई कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा कि सर ये वाला है हाइड्रा, ठीक है, यहां पर बर्ड आ गया, ये बर्ड यहां से डिटेच हो गया और ये नया हाइड्रा बन गया, नया फिर हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। तो नया नया मेथड से ये सब बनता है। एक हो गया आपका फंजाई में ऐसे ऐसे होता है, ये भी बीच बीच में कट जाता है ऐसे और नया नया बना लेता है ऐसे, फ्रेगमेंटेशन वाला, समझ रहे हैं? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का हमारे पास बहुत सारा तरीका है। हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन है, हमारे पास बडिंग है, हमारे पास फीजन है, हमारे पास फ्रेगमेंटेशन है, हमारे पास बहुत सारा तरीका है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का, ठीक है। जैसे जैसे हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ेंगे वैसे वैसे उसका नाम भी अलग अलग होगा। जैसे बताइए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म दो या दो से अधिक पार्ट में बट के नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो वो कौन सा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है? फीजन है। फीजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में बढ़ जाता है, दो से अधिक पार्ट में बढ़ जाता है। अगर दो पार्ट में बढ़ रहा है तो उस फीजन का क्या नाम होगा? बाइनरी फीजन, क्योंकि दो पार्ट में बढ़ रहा है। एक ऑर्गेनिज्म अगर टूट के नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? फीजन। क्या कहेंगे? अगर दो पार्ट में बढ़ेगा तो उसको बाइनरी फीजन कहेंगे, दो से ज्यादा पार्ट में बढ़ेगा तो उसको मल्टीपल फीजन कहेंगे। अच्छा, अमीबा मल्टीपल फीजन करता है कि बाइनरी फीजन करता है बताइए? दोनों शो करता है। कब कब दोनों शो करेगा? फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फीजन की मल्टीपल फीजन, बाइनरी फीजन, और अनफेवरेबल कंडीशन में, हाँ ये याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 25 में। ऐसे यदि अनफेवरेबल कंडीशन में आपको पता रहता है हम लोग को जनरली कि चलो अमीबा तो बाइनरी फीजन ही करता है, मल्टीपल फीजन कहां करता है, लेकिन मल्टीपल फीजन नहीं करता है अनफेवरेबल कंडीशन में। जब कंडीशन खराब हो तो अपने ऊपर एक कोट चढ़ा लेता है, हाँ जैकेट पहन लेता है, उसको सिस्ट बोलते हैं। और दिस जैकेट कोटिंग द प्रोसेस इज इंसिस्टेशन, उसको इंसिस्टेशन बोलते हैं। बचने के लिए, जैसे अपने लोग बचने के लिए अब जैकेट पहनेंगे तरह तरह का रंग बिरंगा, ऐसे ही वो रंग बिरंगा नहीं पहनेगा, वो कोनो चढ़ा लेगा, कोटिंग चढ़ा लेता है बचने के लिए। जैसे ही धूप निकला, अच्छा धूप निकला कहने का मतलब उसको धूप निकलता नहीं है, ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि धूप जैसे निकला तो फिर जैकेट हटा लेता है। जैकेट हटाने का मतलब ये नहीं कि धूप निकल गया, धूप निकल मतलब जैकेट हटाने का मतलब है कि उसका फेवरेबल कंडीशन अब आ गया है, जैसा कंडीशन में वो रहना चाहता है वैसा कंडीशन आ गया है पूरे तरीके से, तो वो सिस्ट ब्रेक डाउन कर जाता है और जितना भी अमीबा है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। आता दो ही है जनरली, समझ रहे हैं, मोस्टली बाइनरी फीजन ही करता है। इन द केस अनफेवरेबल कंडीशन में वो मल्टीपल फीजन कर लेता है। मल्टीपल फीजन का मेन एग्जांपल प्लाज्मोडियम होता है, मेन एग्जांपल। अगर मेन एग्जांपल बोले कि द कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल या फीचर ऐसा बोले कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल ऑफ इसका मल्टीपल फीचर का, तो प्लाज्मोडियम देंगे, अमीबा नहीं देंगे। भले अमीबा करता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में करता है, ठीक। देखिए यहाँ इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन करता है, ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है सिंगल पेरेंट से, गैमेट के फॉर्मेशन हुए बिना ही या होते हुए भी, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म आता है जिसको क्लोन बोलते हैं। क्लोन मतलब बिल्कुल उसका कॉपी। मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकली विल बी सिमिलर, मॉर्फोलॉजी तो सिमिलर है, जेनेटिकली भी सिमिलर होता है। और वह जीन ना उसमें जा रहा है कि दो जीन जा रहा है उसमें, वही जीन जा रहा है तो जीन भी जेनेटिकली भी सेम होगा, वो दो अलग अलग तरीके तो जा नहीं रहा है, एक ही जीन जा रहा है उसमें, सेम ही होगा, दिखने में सेम लगेगा वैसा भी सेम लगेगा। तो जेनेटिकली क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से जो ऑर्गेनिज्म आता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन। क्लोन क्या होता है सर? पूरा उसका कॉपी होता है, ऐसा बोलते हैं, ट्रू कॉपी बोलते हैं, हाँ एग्जैक्ट कॉपी होता है उसका। दिस वर्ड विल बी एडजस्टेड।
तो कॉमन किसमें देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, इसमें नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, देखो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। सिंगल सेल का मतलब यूनिसेलुलर। प्लांट में होता है। सब प्लांट में कहां देखे हो हम? अच्छा प्लांट में नहीं देखे हो। हाइड्रा क्या है, प्लांट का है। सिंपल ऑर्गेनिज्म में सर, सिंपल ऑर्गेनिज्म में जानते हो नहीं जानते? सिंपल ऑर्गेनिज्म फंजाई क्या है? सिंपल ऑर्गेनिज्म। फंजाई सिंपल मल्टीसेलुलर नॉट यूनिसेलुलर। फंजाई क्या है बोलो? फंजाई क्या है जी? सिंपल मल्टीसेलुलर है। आपने लोग कॉम्प्लेक्स है। सिंपल मल्टीसेलुलर कहने का मतलब होता है टिश्यू तक उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप लोग पढ़े होंगे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी बन जाता है। कोई कोई सेल तक ही सीमित रहता है, कोई कोई टिश्यू तक सीमित रहता है। जैसे प्लांट टिश्यू तक ही है, कोई कोई ऑर्गन तक नहीं होता है। आप रूट शूट फ्लावर ये सब पढ़े होंगे, ऑर्गन है प्लांट का। नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं पढ़े। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इज फ्लावर। नहीं पढ़े? इतना बड़ा बड़ा बोल्ड अक्षर में हम लिखाए थे, नहीं लिखाए थे? फ्लावर को ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। नहीं, ये सब ऑर्गन ही है प्लांट का। कोई कोई ऑर्गन तक सीमित रहता है। अगर ऑर्गन फुल्ली डेवलप नहीं है तो ऐसा बोल दिया जाता है कि सिंपल मल्टीसेलुलर है। सिंपल ही ना है। अपने लोग को कोई सिंपल बोल सकता है? भले दूसरा कैटेगरी में सिंपल बोल देगा, लेकिन मल्टीसेलुलर के कैटेगरी में अपने लोग को सिंपल कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोल सकता है। वी आर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नॉट सिंपल। ठीक, इंपोर्टेंट नोट में अपने लोग कुछ देख लेते हैं। जेनेटिकली मींस, जेनेटिकली मतलब क्या होता है? एट जीन लेवल, जीन के लेवल पे द ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट एट द जेनेटिक लेवल। कह रहा है कि जेनेटिकली हम बहुत बार यूज करते हैं कि जेनेटिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। तो सर मॉर्फोलॉजिकली तो समझ में आता है कि चलो बाहर से जो दिख रहा है वही होगा। मॉर्फोलॉजी का वही मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, कि बाहर से जो दिख रहा है, जैसा माता पिता दिख रहा होगा वैसा ही बच्चा दिख रहा है। अब इसमें माता पिता को ऐड नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ पेरेंट बोलेंगे। दिस इज नॉट गुड। माता पिता बोलते हैं ना तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम अकेले हैं, माता पिता मत बोला करें। इसमें हम ये बोला करेंगे कि पेरेंट जैसा बच्चा दिख रहा है तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा, जीन के लेवल पे सेम दिख रहा है तो जेनेटिकली सिमिलर होगा। ये दोनों जो पॉइंट है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है बताओ? जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है सर। क्यों? क्योंकि वो सेम दिखता है। तो जेनेटिकली का मतलब क्या होता है? जीन के लेवल पे सेम दिखना, जैसा पेरेंट में जीन है वैसे ही बच्चे में जीन जाना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, मदर से भी जाता है कुछ जीन। अरे क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम मदर से गया तो क्रोमोसोम गया तो जीनों तो लेके गया। आदमी सिर्फ सोचता क्या है, मतलब रिप्रोडक्शन में पढ़ता रहता है, सोचता है हाँ जीन जाता है माता पिता, सॉरी मदर से भी जाता है जीन, फादर से भी जाता है जीन। हाँ जीन जाता है तो अलग अलग जीन गया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अलग अलग जीन थोड़ी जाता है, क्रोमोसोम जाता है पहले तो अपने साथ जीनों लेके जाता है वो। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? क्रोमोसोम 23 लेके गया अपने साथ जीन लेके गया, 23 क्रोमोसोम उसमें से लेके गया जीन लेके गया। ठीक है, तो जीन के लेवल पे ये जो होता है वो आइडेंटिकल दिखता है और मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल दिखता है, बहुत पेरेंट की जैसा। ठीक, कोई दिक्कत है तो बताइए।